नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है मटेरियल नॉलेज एमके विद डीके में। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जो हर साल 15 मार्च को पूरे दुनिया में मनाया जाता है। और ये कैसे नेशनल कंज्यूमर राइट डे से कैसे अलग है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो कब मनाया जाता है। दोस्तों, जो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे है उस बार की जो थीम है उसकी वो है टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी प्लास्टिक प्रदूषण से कैसे निपटे। ये इस वीडियो के अंदर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर कंटेंट में वो डाले हैं, ताकि जो हिंदी मीडियम है उनको हिंदी में भी समझ सके और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी इनके इंग्लिश के अंदर नोट्स उनको मिल सके, ताकि कहीं पे भी ऐसे राइटिंग कंपटीशन या कोई से भी कंपटीशन हो तो वहाँ पर ये इसको उपयोग में ले सकते हैं। दोस्तों, पहले मैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे की कुछ हिस्ट्री के बारे में जानकारी देता हूँ कि ये क्या कब चालू हुआ और इसमें कौन कौन से राइट्स अधिकार इंक्लूड हुए। दोस्तों, ये सबसे पहले 15 मार्च 1962 के अंदर यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने चालू किया था। ये पहले प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट वर्ल्ड लीडर थे जिन्होंने पहली बार ऐसा कंज्यूमर डे लागू किया था। उन्होंने यूएस कांग्रेस के अंदर जो असेंबली उसके अंदर ये एड्रेस किया था कि उस समय जो 4 राइट्स लागू हुए थे जो थे वो ये थे: राइट्स ऑफ सेफ्टी, राइट्स टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट्स टू बी चूज और राइट्स टू बी हियर्ड। इसके बाद 1985 के अंदर वापस से यूनाइटेड नेशन गाइडलाइंस के अनुसार 4 और राइट्स उसके अंदर इंक्लूड किए गए, जो थे राइट्स टू सेटिस्फेक्शन ऑफ बेसिक नीड्स, राइट्स टू रिड्रेस, राइट्स टू कंज्यूमर एजुकेशन और राइट्स टू हेल्दी एनवायरनमेंट। यानी ये सारे राइट्स कंज्यूमर के बेसिक राइट्स हैं जो जिनको उसका अधिकार है उसके ऊपर। अब मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि फर्स्ट वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब लागू हुआ। ये जो लागू हुआ वो था 15 मार्च 1962, जो पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल होता है। अब नेशनल कंज्यूमर राइट डे जो लागू हुआ था 24 दिसंबर 1986 को, जो इंडिया के अंदर लागू होता है। जी हाँ, ये इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। 24 दिसंबर को जो कंज्यूमर डे लगता है वो होता है नेशनल कंज्यूमर राइट डे, और 15 मार्च को जो सेलिब्रेट किया जाता है वो है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, जो पूरे विश्व में लगता है। इनका एम जो होता है वो है कि अवेयरनेस क्रिएट न करना अबाउट द बेसिक राइट्स, मतलब बेसिक जो कंज्यूमर की राइट्स है उसके रिगार्डिंग उसको बताना कि ये आपका अधिकार है, इसके रिगार्डिंग ये आप सब चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और राइट्स टू बी रेस्पेक्टेड और प्रोटेक्टेड, उसके राइट्स जो है आपके राइट्स को रेस्पेक्ट किया जाता है और प्रोटेक्ट किया जाता है, इसके बारे में ये इनको बताया गया है। अब दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस बार की जो थीम है वो है प्लास्टिक प्रदूषण से कैसे निपटना है। तो हाउ टू टैकल फ्रॉम प्लास्टिक पोल्यूशन, तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों जब भी कभी ऐसे कोई थीम आती है ना, तो सभी में 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। आपको कभी भी ऐसे राइटिंग कंपटीशन हो तो 4 चीज़ आपको इंक्लूड करनी है। पहले तो टॉपिक्स के बारे में कि व्हाट इज प्लास्टिक पोल्यूशन, उस टॉपिक के बारे में आपको बताना है। इसके कॉजेज़ क्या है, क्या इसके कारण है कि प्लास्टिक प्रदूषण कैसे होता है, इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, प्लास्टिक प्रदूषण के क्या प्रभाव आते हैं, और उसका सॉल्यूशन या समाधान कैसे निकाला जा सके। हाउ टू टैकल द प्लास्टिक पोल्यूशन, उसको आप टैकलिंग कैसे करें, इसको कैसे सॉल्यूशन इसका निपटारा करें। हर थीम के अंदर आपको ये चीज़ें इंक्लूड करनी होती है, तभी आपका ऐसे राइटिंग कंपटीशन तब में आप सक्सेस हो पाओगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लास्टिक पोल्यूशन है क्या। प्लास्टिक पोल्यूशन पृथ्वी के पर्यावरण में जब जैसे जैसे प्लास्टिक इकट्ठी होती रहती है, जैसे प्लास्टिक की बोतल, बैग, ये सारा एक साथ इकट्ठे होते हैं, जिससे मानव और मनुष्य और जो वन्य जीव होते हैं, एनिमल्स होते हैं,
उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं तो वो प्लास्टिक पोल्यूशन इससे बढ़ता है। अब मैं आपको कुछ अननोन फैक्ट्स बताना चाहूँगा जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि प्लास्टिक पोल्यूशन के रिगार्डिंग क्या है। कि 40% ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस इज पैकेजिंग एंड डिस्कार्डेड आफ्टर वन यूज़, यानी हमारे यहाँ पे वर्ल्ड में 40% जो प्लास्टिक होती है उसको आप एक बार यूज़ करोगे ना, उसको आप फेंक दोगे। यानी इतना तो आपके पास एक तरह से पोल्यूशन इतना तो आपके हमेशा 40% इंक्रीज हो ही रहा है, जिससे सारा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। और अनुमानित 8 मिलियन टन प्लास्टिक हर साल हमारे महासागरों में प्रवेश करता है। यानी ओशियंस, इसकी वजह से ओशियन पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज होता रहता है, और ओशियन एनिमल्स होते हैं वहाँ पे ये इम्पैक्ट डालता है। जैसे मैंने अभी बताया कि प्रतिवर्ष समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण से 1 मिलियन समुद्री स्तनधारी और कछुए और 1 मिलियन समुद्री पक्षी मारे जाते हैं। हर साल उत्पादित होने वाले प्लास्टिक का 50% एकल उपयोग वाला प्लास्टिक खाता है, यानी सिंगल यूज प्लास्टिक जो होता है वो 50% करीब होता है। 2050 तक ये अनुमान लगा सकते हैं कि मछलियों की तुलना में महासागरों में अधिक प्लास्टिक होगा, यानी फिशेस जो तो कम हो जाएगी, प्लास्टिक बहुत ज़्यादा होगा। तो अभी से हमको सतर्क होना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग कि हम किस तरह से प्लास्टिक पोल्यूशन को कम कर सकते हैं ताकि एनिमल्स का इनका अपन बचाव कर सके। अब तक निर्मित सभी प्लास्टिकों में से आधे पिछले 15 वर्ष में बनाए गए हैं। अब मैं प्लास्टिक प्रदूषण के क्या कारण हुए जिसके कारण प्लास्टिक का पोल्यूशन इंक्रीज होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। प्लास्टिक इज़ यूज एवरीवेयर, यानी प्लास्टिक हर जगह इस्तेमाल होता है, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़े लेवल का काम हो। जैसे होम यूटिलिटीज़ जो आती है, प्लास्टिक की बोतल आती है, स्ट्रो, प्लास्टिक के पेपर्स आते हैं, बैग्स आते हैं, केन आते हैं, सब जगह प्लास्टिक का यूज होता है। प्लास्टिक्स जो होती है, वो सबसे सस्ती होती है, जिसके कारण सब जगह प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, और ये और यूज होती है, मतलब सब अधिकतर जगह ये काम आती है और सब जगह यही अप्लाई होती है। मराइन शिपिंग, यानी समुद्री जहाँ पे शिप्स होते हैं और फिशिंग इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे ये जो इनके लीकेज हो जाता है ना, जो ये लेके जाते हैं, इस वजह से जो लीकेज हो जाता है उसकी वजह से समुद्री जो वन्य जीव होते हैं उस पर काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि, यानी अर्बेनाइजेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी बढ़ती जा रही है, इसके कारण भी प्लास्टिक पोल्यूशन इंक्रीज होता जा रहा है। स्लो डिकम्पोजिशन रेट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि धीमा अपघटन दर, यानी जैसे प्लास्टिक जो होती है उसको एक बार आप, जैसे एक बोतल होती है उसको आप फेंक दोगे ना, तो वो बोतल एक बार में ही ऐसे नष्ट नहीं होगी, उसको काफ़ी 100 ईयर्स एंड अबाउ लग जाते हैं उस बोतल को नष्ट होने में। यानी जब तक वो बोतल प्रदूषण फैलाता रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि सिंपल प्लास्टिक जो होता है वो 50 ईयर्स तक यूज होता रहता है, 50 ईयर्स तक वो नष्ट नहीं होता है, और कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो 100 से 600 साल तक रहते हैं। और प्लास्टिक की जो बोतल होती है या डिस्पोजेबल डायपर्स जो होते हैं ना, वो 450 साल तक रहते हैं। इसकी वजह तब तक ये प्रदूषण फैलाते रहते हैं। और प्लास्टिक फिशिंग लाइन्स, यानी जो मछली पकड़ने की जो आते हैं फिश पकड़ने वाले, वो 600 से अधिक साल तक पृथ्वी के अंदर रहते हैं, विद्यमान रहते हैं और प्रदूषण को फैलाते रहते हैं। ये इजीली नष्ट नहीं होते। अब मैं प्लास्टिक पोल्यूशन के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, यानी ये एनवायरनमेंट को इम्पेक्ट करता है,
ये प्लास्टिक जो होता है वो लैंड को इम्पेक्ट करता है, ये ओशियन समुद्र को इम्पेक्ट डालता है, एनिमल्स पे प्रभाव डालता है और आदमी ह्यूमंस पे भी प्रभाव डालता है। अब मैंने यहाँ पे कुछ ये जैसे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट बताए हैं कि ये है ना नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है ह्यूमन इन हेल्थ पे, इसकी वजह से ह्यूमन की हेल्थ ख़राब हो जाती है। ये फूड चेन को अपसेट करता है, यानी जो फूड चेन जिसके द्वारा ये एक नीचे लेवल से स्टार्ट होकर अपर लेवल पर तक जो फूड का जो प्रोसेस होता है उस पर भी ये काफ़ी प्रभाव डालता है। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन को बढ़ाता है, ये लैंड पोल्यूशन को इंक्रीज करता है, ये एयर पोल्यूशन को भी बढ़ाता है। जैसे जब बर्निंग प्लास्टिक को जलाते हैं तब इसके कारण जो धुआं उत्पन्न होता है, इससे एयर पोल्यूशन बढ़ता है। ये एनिमल्स को किल्स करता है। और जब कभी प्लास्टिक काफ़ी जगह इकट्ठा हो जाता है ना, तो उसको साफ़ सफाई कराने में बहुत काफ़ी खर्चा हो जाता है, तो ये एक्सपेंसिव भी है और इट इज़ पॉइजनस, यानी ये जहरीले भी होता है। अब इसका कैसे समाधान, कैसे सॉल्यूशन निकालें कि प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है इसका अपन क्या क्या कर सकते हैं जिसके द्वारा ये प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम किया जा सके। तो इसके रिगार्डिंग मैंने आप यहाँ पे कुछ 10 12 13 पॉइंट्स बताए हैं, वो कुछ नए हैं। उसको आप अगर अप्लाई करेंगे तो प्लास्टिक पॉल्यूशन से अपन काफ़ी निजात कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। गेट यूज टू नॉट यूजिंग डिस्पोजेबल प्लास्टिक, यानी डिस्पोजेबल प्लास्टिक का उपयोग न करने की आदत डालें। मतलब ये अपन जहाँ पर अभी जनरली ये क्या देखते हैं कि हम डिस्पोजेबल प्लास्टिक को यूज़ करें और ताकि उसको फिर अपन ऐसे कैसे फेंक देते हैं, लेकिन वो ऐसा फेंकने से वो नष्ट नहीं होता है, इसलिए हमको डिस्पोजेबल प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि केनिया और फ्रांस, वहाँ पे इन्होंने सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे ना बैन लगा रखा है। अगर कोई इसका मिसयूज़ करता है या इसको यूज़ करते हुए पाया जाता है तो वहाँ पे उन पे जेल तक की सज़ा है और फाइन भी लगता है। ऐसे ही कठोर कानून हमारे यहाँ पे भी लागू होने चाहिए ताकि जो भी प्लास्टिक पॉल्यूशन को फैलाता है तो उसके ऊपर भी ये कड़े कानून लागू होने चाहिए। शॉप फ्रेंडली, यानी दुकान के अनुकूल अपन को वो बनाना चाहिए, यानी आप हमेशा एक कैरी बैग साथ में ले जाए और उसी के अंदर उसी को हमेशा यूज़ करें, रीयूज़ करें। और ये नहीं कि जगह जगह जाएं तो वो प्लास्टिक का नए थैली अपन ले और उस प्लास्टिक की थैली को बाद में अपन फेंक देवें। अवॉइड यूजिंग बोतल वाटर, हर बार ये नहीं कि आप बोतल वाटर परचेस करें और जब जैसे ही वो बोतल पानी ख़त्म हुआ उसको आप बोतल को फेंक देते हो, तो इससे भी प्लास्टिक पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ता है। अपन को एक प्लास्टिक की बोतल ले ली है, उसी के अंदर पानी भरना है और बार बार वापस से उसको रीयूज़ करते रहना है। इंसिनरेशन मीन्स भस्मीकरण, यानी जब प्लास्टिक जो उपयोग होता है उसके बाद जैसे ये प्लास्टिक चिकित्सा उपकरण जो मेनली जो होते हैं जहाँ उनको है ना डंप करने की बजाय उनको जलाया जाता है, जिससे चिकित्सा के मेडिकल जो इक्विपमेंट्स प्लास्टिक इक्विपमेंट्स होते हैं ना उसमें प्लास्टिक कचरे की मात्रा में काफ़ी कमी आई है। यानी ये भी अपन एक यूज़ किया जा रहा है जिसके द्वारा इक्विपमेंट्स को यूज़ न करके डायरेक्ट आप जला दीजिए। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एंड क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस, यानी संस्थागत व्यवस्था और जागरूकता का निर्माण, यानी जो भी प्लास्टिक जो यूज़ होते हैं उनके ऊपर आप कड़े कानून लागू करें। जैसे कनाडा में जो है वहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ एक एस्टेब्लिश किया हुआ है इंस्टीट्यूशन जो सेफगार्ड करता है, मेराइन एरिया को प्रोटेक्ट करता है। कलेक्शन ऑफ प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक के कलेक्शन के लिए आपको एक पर्टिकुलर ऐसे कलेक्शन सेंटर डिनोट करने चाहिए जहाँ पे आप जो होते हैं ना कलेक्शन पॉइंट्स बनाने चाहिए जहाँ पे आप कचरों को यहाँ पे इकट्ठे कर सकते हो और वहाँ से कचरा को संग्रहित करके आप दूसरी जगह इसको फेंक सकते हो और रिसाइकिल कर सकते हो। पॉलिसीज़, यानी कुछ पॉलिसीज़ या नीतियाँ बनाई जानी चाहिए, जैसे यहाँ पे फूड्स एंड ड्रग एजेंसी और एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट एजेंसी जो है वो सेफगार्ड करती है कि सेफ्टी ऑफ द न्यू केमिकल बिफोर दे अलाउड फॉर यूज़, यानी कोई भी नया केमिकल आता है उसको पहले सेफ्टी से इसको देखती है। इसमें गवर्नमेंट जो रेगुलेशंस होते हैं वो उनको जो है ना
यूज ऑफ सेम केमिकल्स एंड टैक्सेस कैन आल्सो बी यूज्ड। यानी जहाँ पे भी कुछ होते हैं ना, गवर्नमेंट कुछ ऐसे केमिकल्स पे बैन लगा सकती है या कुछ टैक्सेस भी आल्सो इम्पोज कर सकती है उन पर्टिकुलर केमिकल्स या प्लास्टिक पे, जिससे उनका उपयोग होना कम हो जाता है। फंगस डेट ईट्स प्लास्टिक, यानी कुछ फंगस ऐसी होती है जो प्लास्टिक को खाती है और उसको पूरा ख़त्म कर सकती है। जैसे यहाँ पे ये इसमें बताया जाता है एस्परजिलस ट्यूबिजेनेसिस, यानी ये एक ऐसा कवक है जो ये एक एंजाइम को एंजाइम देता है, जिससे है ना प्लास्टिक की जो जिससे प्लास्टिक बनता है उसको तोड़ने में काम आता है। पैकेजिंग यूजिंग मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी दूध उत्पादों का उपयोग करके पैकेजिंग के अंदर ये भी आप प्लास्टिक में इसमें आप यूज़ कर सकते हैं सॉल्यूशन के रूप में। मशरूम पैकिंग भी एक नया कंसेप्ट आया है प्लास्टिक के रिगार्डिंग, जिसके अंदर आप पैकेजिंग जो होती है वो मशरूम के अंदर आप मटन को अंदर पैक कर दें। ये फायर रेजिस्टेंट होता है और किसी भी शेप के अंदर आप इसको डाल सकते हैं, और आप जब है ना इसको आप यूज़ हो जाता है तब आप इसको आप फेंक भी सकते हैं, और जो नेचुरली है ये होता है वो डिकम्पोज यानी नष्ट हो जाता है। एक 3D प्रिंटिंग रिसाइकल बिल्ड प्लास्टिक एक नया कंसेप्ट आया है, जिसके अंदर प्लास्टिक जो होता है इसके अंदर प्लास्टिक को आप यूज़ करके इसके एक 3D प्रिंटिंग जो होते हैं अलग अलग आकार में जो होते हैं प्रिंट्स आप निकाल सकते हैं। जैसे इसमें ये बताया, जैसे जो प्लास्टिक कचरे को पूरी तरह से नए फिलामेंट में बदल सके, फिर उसका उपयोग नई वस्तुओं को प्रिंट करने के लिए करती है। यानी आप जब प्लास्टिक आपके ख़राब हो जाते हैं आप उसको आप नए किसी प्रिंट में आप निकाल सकते हैं इसके द्वारा। एक कन्वर्ट प्लास्टिक इनटू ऑयल्स, यानी जो प्लास्टिक होता है उसको आप किसी भी एक विधि के द्वारा उसको आप ऑयल में कन्वर्ट कर दो। उस ऑयल का यूज़ जो होता है अपन यहाँ पे किसी जैसे अपनी जो ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। जो प्रोसेस जो किया जाता है वो होता है पायरोलिसिस। इसके द्वारा जो होता है प्लास्टिक को ऑयल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और इस ऑयल का यूज़ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे एक बताया है, जैसे ये वेस्ट प्लास्टिक हो गया, ये पायरोलाइसिस प्लांट के द्वारा फ्यूल ऑयल बनाया जाता है और इस फ्यूल ऑयल से डीजल ऑयल उत्पन्न किया जाता है, और इस डीजल ऑयल से आप ट्रांसपोर्टर के अंदर जैसे ट्रक, शिप, इसके बॉयलर के अंदर काम में आप ले सकते हैं। एक सबसे ये है यूज़ एडिबल कटलरी, यानी ये जो होती है ना, जैसे ये अपन जब कभी भी पार्टीज़ होती है, पिकनिक्स होती है, तब हम डिस्पोजेबल चम्मच या स्पून्स जो होते हैं इनका यूज़ करते हैं और इसके बाद इसको अपन फेंक देते हैं, तो ये भी एक प्रदूषण को बढ़ाने का कारण होता है। इसकी जगह आजकल एडिबल कटलरी आते हैं, यानी ये जो प्लास्टिक के जो चम्मच होते हैं ये इनको भी आप खा सकते हैं। जी हाँ, ये भी आप इसको आप खाओगे तो ये आपके नुकसान के लिए भी वो नहीं होता है, और इसको आप यूज़ मतलब एक तरह से ये प्रदूषण को भी नहीं बढ़ाएगा। अब स्लोगन्स आप यूज़ कर सकते हैं और कुछ इंग्लिश स्लोगन्स भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। योर प्रोडक्ट्स योर राइट्स, नो योर राइट्स बिफोर बाइंग दी एनी प्रोडक्ट्स, यू डोंट लिव टू बाय, यू बाय टू लिव, बिग एंड स्मॉल ह्यूमन राइट्स इज फॉर ऑल, नो योर राइट्स टू कंज्यूम। तो दोस्तों ये मेरा आज का टॉपिक था।
अभी 15 मार्च को आने वाला है। इसके अंदर आप ये काफ़ी जो कंटेंट्स है आप यूज़ कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मैंने मेंशन किए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मटे नॉन एज MK विद DK। धन्यवाद।